हेलो एवरीवन, वेलकम है आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए पॉलिटी की क्लास 4 देखने वाले हैं, जो कि टॉपिक है हमारा संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां, जिसे हम पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा अगला टॉपिक, जो कि है भारतीय संविधान, उसके अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। जैसा आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान सबसे ज़्यादा बड़ा और लिखित संविधान है। तो उसमें कुछ अलग अलग भागों में, कुछ अनुच्छेद में और कुछ अनुसूचियां में इसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भाग 1 लिखा हुआ है, फिर उसके आगे उसका विषय लिखा हुआ है कि किस विषय के बारे में बात करता है, और फिर लिखा हुआ है कि ये किस आर्टिकल में है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भाग 1 जो है वो संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में मौजूद है, उसके बारे में बताया गया है। इसी तरह आता है हमारा भाग 2, जो कि सिटीजनशिप के बारे में है, मतलब कि नागरिकता के बारे में है। तो नागरिकता के बारे में 5 से 11 के बारे में ये बात करता है, अनुच्छेद 5 से 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाग 3 में जो है किस बारे में बात की गई है, तो आपको बताना पड़ेगा ये मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ये 12 से 35 तक है। मतलब कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में दिया गया है। इसी तरह है हमारा भाग 4, निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम डीपीएसबी भी कहते हैं। तो राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत ये बताया गया है कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में इसे बताया गया है। फिर इसी के बाद अगला है भाग 4 ए। तो ये कैसे आया है? 4 ए अमेंडमेंट करके आया है, जिसके आगे भी आप देखेंगे 4 ए, 4 बी, 34 ए, 19 ए, 19 बी। तो वो सभी ए वाले जो पार्ट हैं वो अमेंडमेंट करके जुड़े हुए हैं, मतलब कि संशोधन करके जुड़े हुए हैं। तो मौलिक कर्तव्य हम देखेंगे इसमें। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 51 ए। तो जैसे आप इसमें भी देख पा रहे हैं 51 ए, मतलब कि पहले ये नहीं रहा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, फिर इसे ऐड किया होगा किसी संशोधन के द्वारा। तो जहाँ भी आप 51 ए, 51 बी, 51 सी ऐसे पार्ट देखेंगे तो आप समझ जाइए कि ये सभी अमेंडमेंट करके जुड़े हुए हैं। तो मौलिक कर्तव्य आप देखेंगे कि ये 51 ए में दिए गए हैं, अनुच्छेद 51 ए से शुरू है ये। फिर इसके बाद आता है हमारा भाग 5। भाग 5 बात करता है संघ के बारे में। तो आप इसमें देखेंगे कि संघ के बारे में बात करता है तो किस तरह से बात होगी। पहला है कार्यपालिका, फिर संसद, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, फिर संघीय न्यायपालिका, फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन्हीं सभी लोगों से मिलकर संघ बना होगा, और ये बात करेगा अनुच्छेद 52 से 151 तक, 52 से लेके 151 तक, जो कि संघ के बारे में बताता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला भाग जो है हमारा भाग 6 आएगा, जो कि किसके बारे में बात करता है? राज्य के बारे में। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। यही से कि सामान्य आर्टिकल जो है 152 से स्टार्ट है, फिर उसके कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, फिर राज्य के विधानमंडल के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 168 से 212 तक। फिर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 213 में। फिर उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, हाई कोर्ट के बारे में, जो कि 214 से 232 के बारे में है। फिर है अधीनस्थ न्यायालय, जो कि आर्टिकल 233 से 237 के बीच में है, और ये सभी आर्टिकल कहाँ से शुरू हुए थे? 152 से 237 के बीच में राज्य के बारे में बात की गई है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट आता है हमारा, अगला भाग है, जो कि है भाग 7। तो भाग 7 के बारे में क्या बताया गया है? ये अनुसूची प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज्य विधान संविधान द्वारा रद्द 7वां संशोधन अधिनियम 1956 है, जो कि इसे कब है अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 238 था, जो कि अब निरस्त हो गया है। अगला जो भाग है हमारा भाग 8 है, और ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है, और ये अनुच्छेद है 239 से 242, 239 से 242 के बीच में है। तो भाग 8 के बाद आता है भाग 9। तो भाग 9 किस बारे में है? तो ये पंचायत के बारे में है, और पंचायत किस अनुच्छेद में आते हैं? तो 243 से लेके 243 ओ तक। तो ये 0 नहीं लिखा है, ये 243 ओ लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संशोधन होते हैं तो ए, बी, सी, डी ऐसे करके ये ओ तक इस पार्ट को जोड़ा गया है। तो ये 243 से लेके 243 ओ तक ये जोड़ा गया है। फिर आता है हमारा भाग 9 ए। तो 9 ए भी एक संशोधन करके जुड़ा है, और इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो नगर पालिका है किसमें? 243 पी से लेके 243 जी एच तक, जेड एच तक। तो ये आप याद रखेंगे, ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ आर्टिकल है।
आगे बढ़ते हैं, अगला भाग है हमारा 9 बी। तो 9 बी का भाग है सहकारी समितियों के बारे में बात करता है, और ये भी किस आर्टिकल में है हमारे अनुच्छेद 243 एच से लेके 243 जी टी तक है। फिर आता है हमारा 10वां भाग, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 ए के बीच में मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं और भाग 11 देखते हैं। तो भाग 11 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है संघ और राज्य के बीच के संबंध से। तो अध्याय 1 में दिया गया है कि विधायी संबंध होंगे, जिसमें अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है, और फिर प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं अनुच्छेद 256 से 263 तक। तो ये आप आर्टिकल भी याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि है 245 से 263 तक। फिर भाग 12 आता है हमारा। तो भाग 12 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से रिलेटेड है, मतलब पैसों से ज़्यादा रिलेटेड है। जिससे वित्त जो है वो 264 से 251 तक है, 91 तक है। फिर उसके बाद है उधार लेना, तो कि 292 से लेके 93 तक है। फिर है संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व और मुकदमे, अनुच्छेद 294 से 300 के बीच तक है। और अध्याय 4 जो है वो संपत्ति का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। तो ये आप याद रखेंगे, 264 से आर्टिकल 300 ए तक मौजूद है। अगला भाग देखते हैं, जो कि भाग 13 है। तो भाग 13 में बताया गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। 300 आर्टिकल ए, 301 और आप देख रहे होंगे 307। तो 301 से लेके 307 के बारे में इसमें बताया गया है। और आगे देखते हैं भाग 14। तो भाग 14 के बारे में बताया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है 308 से लेके 323 तक के में मौजूद है। फिर आता है भाग 14 ए, 14 ए। तो इसमें भी 14 ए बताता है न्यायाधिकरण के बारे में। तो न्यायाधिकरण मतलब न्याय मिलने की हमें ज़्यादा उम्मीद रहेगी और न्याय अच्छे से मिलेगा। तो ये 330 ए से 323 बी के बीच में मौजूद है। फिर भाग 15 आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट भाग है, जो कि चुनाव से रिलेटेड है। तो चुनाव से रिलेटेड भाग जो है 324 से 329 ए के बीच में मौजूद है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि जो भाग 15 है, जो चुनाव से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, और 324 से 329 ए के बीच में ये मौजूद है। फिर आता है भाग 16। तो भाग 16 आता है, जो कि है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो ये 330 से 342 के बीच में मौजूद है। फिर उसके बाद भाग 16 के बाद भाग आता है 17। तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में बात की गई है। तो राजभाषा मतलब संघ की भाषा क्या होगी, ये 343 से 344 के बीच में है। क्षेत्रीय भाषा किस तरह से होगी, 345 से 347। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो काम होगा वो किस भाषा में होगा, तो वो 348 से 349 के बारे में बताया गया है। फिर विशेष निर्देश किस तरह से दिए गए हैं, तो 350 से 351 के बारे में इसे बताया गया है। फिर आता है हमारा भाग 17 के बाद आता है हमारा भाग 18। तो भाग 18 जो है वो आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताता है, मतलब कि अगर देश में आपातकाल लग जाए तो किस तरह से वो हैंडल होगा। तो ये किस बारे में बताता है, तो आपातकाल के बारे में 352 से लेके 360 के बीच में आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं, इस अनुच्छेद में दिए गए हैं 352 से 360 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसे अच्छे से याद रखेंगे। फिर आता है भाग 19 हमारा। तो भाग 19 जो है ये मिश्रित के बारे में बताता है, मतलब सब मिक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें डाल दी गई हैं। तो ये अनुच्छेद आता है हमारा 361 से लेके 367 तक। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। फिर आता है भाग 20, ये इंपॉर्टेंट भाग है, और इसी के जरिए जो है हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं समय-समय पर। तो ये संविधान संशोधन को बताता है अनुच्छेद 368 में। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। भाग 20 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो संविधान संशोधन इसमें होता है कि संविधान में कोई भी चीज़ चेंज करनी होती है, तो भाग 20 के द्वारा किया जाएगा, और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता। उसके मूल जो संविधान का रूप है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं समय-समय आने पर, कि इस समय पे वो सारी चीज़ें नहीं थी, अगर इस समय होने लगी हैं, तो उसके ज़रिए हम एक नए कानून को पास करा सकते हैं और उसको संविधान के रूप में लागू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं और उसके मूल स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते हैं। तो ये आर्टिकल 368 में बताया गया है। फिर आता है भाग 21। भाग 21 जो है वो किस बारे में संबंधित है,
ये स्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान देता है जो कि अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में मौजूद है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट भाग आता है जो कि है हमारा भाग 22। तो भाग 22 जो है वो बताता है किस बारे में? संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरासन। तो ये आर्टिकल बताता है 393 से 395 के बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप इन सभी 22 के 22 भाग को आप याद रखेंगे। संविधान में जो है वो 22 भाग हैं और इन 22 भागों में कुछ विषय दिए गए हैं और उनके बारे में जो आर्टिकल है वो बताया गया है। तो आपने ये भाग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की अनुसूचियों के बारे में। तो यहाँ अनुसूचियाँ दी गई हैं और उन अनुसूचियों का क्या विषय है या फिर उसकी क्या विशेषता है, इस बारे में बताया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहली अनुसूची बताई गई है, भारत संविधान की पहली अनुसूची। तो ये किस बारे में है? ये है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं और राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी इसमें शामिल है। दूसरी अनुसूची है, भारत संविधान की दूसरी अनुसूची, ये भत्ते, विशेष अधिकार, परिवृद्धियों और संबंधित इससे प्रावधान के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें पहला है, भारत के राष्ट्रपति होंगे, भारतीय राज्य के कोई राज्यपाल होगा, लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होंगे, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, भारतीय राज्यों की विधान परिषद और अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ टॉप के पोस्ट हैं और टॉप के लोग होंगे जो कि भारत के संविधान के द्वारा दूसरी अनुसूची के द्वारा जो है पूरे देश को किस तरह से मैनेज करना है वो इस बारे में ध्यान रखेंगे और इस बारे में वो लोग बात करेंगे। तो भत्ते, विशेष अधिकार और परिलुब्धियों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अब तीसरी अनुसूची जो आती है हमारी, ये आती है इनसे रिलेटेड शपथ के बारे में कि अगर ये इस जगह पे हैं तो ये किस तरह से अपना काम करेंगे, न्यायपूर्ण तरीके से काम करेंगी कि नहीं। तो इसमें शपथ है और प्रतिज्ञान से रूप इसमें शामिल है। जैसे भारत के केंद्रीय मंत्री शपथ लेंगे, संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये सभी जो है अपने काम के प्रति शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची आती है हमारी, तो आप देख रहे हैं चौथी अनुसूची, ये इसमें राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीट आवंटन से संबंधित प्रावधान है, मतलब कि उनके सीट से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। आगे आते हैं हमारा जो कि हमारा 5वीं अनुसूची है। इसमें अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रक के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसी तरह है 6वीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कुछ प्रावधान जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये 6वीं अनुसूची आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। फिर 7वीं अनुसूची आती है जो कि है, यह अनुसूची 3 विधेयी सूचियों से संबंधित है, जैसे मिलन, राज्य और संवर्ती सूची। तो आप इसे याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि किस-किस तरह से विधेयी अनुसूचियाँ शामिल हैं, जैसे कि संघ का है, राज्य का है और संवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची बताता है कि यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि हमारे भारत में संविधान के द्वारा 22 भाषाएँ जो है वो आधिकारिक भाषाओं के रूप में विख्यात हैं, मतलब कि उनको मान्यता प्राप्त है। तो असमिया, मतलब कि असम में बोली जाने वाली भाषा है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, फिर उसके बाद है मणिपुरी, फिर मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, फिर है सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये कुल मिला के 22 भाषाएँ हैं। आप देख लीजिए कि ये 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कि ये भारत की जो है 22 भाषाएँ हैं, संविधान में इनकी मान्यता प्राप्त है और ये 8वीं अनुसूची में आते हैं। इसी तरह आता है हमारा 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में आते हैं, यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य और अधिनियम और विनियमन से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों के राज्य से संबंधित बातें की गई हैं। 10वीं अनुसूची आती है हमारी, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य निम्नलिखित आधार पर आयोग ठहराने से संबंधित प्रावधान है। तो ये 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है 10वीं अनुसूची। आगे है हमारी 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व को निर्देशित करने वाले प्रावधान हैं। इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। यह शेड्यूल जोड़ा गया है 1992 से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 12वीं अनुसूची जो हमारी लास्ट अनुसूची है 12वीं, यह अधिनियम नगर पालिकाओं को शक्ति प्रावधान करता है और उत्तरदायित्व को निर्देशित करने वाले
प्रावधानों के संबंध से जुड़ा गया है। इसमें 18 विषय शामिल हैं और ये शेड्यूल जोड़ा गया कब? 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये 11वीं और 12वीं अनुसूची आप बिल्कुल याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वीं जो है वो पंचायत की शक्तियों के बारे में बताता है और जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसी तरह है 12वीं अनुसूची और ये बताता है नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो अभी आपने कंप्लीट किया कि भारत संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, और अगर आपको आर्टिकल कंप्लीट करना है, अनुच्छेद कंप्लीट करना है, तो आप स्क्रीन पे अभी ये वाली वीडियो देख पा रहे होंगे। तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप इसमें कंप्लीट अनुच्छेद पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके, इसके लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जो है उसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट आर्टिकल जो मैंने कि इसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक आर्टिकल मैंने इसमें कंप्लीट करा के रखा है, तो आप इस पे क्लिक करके आर्टिकल देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो कि टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये किस अनुसूची में शामिल है? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये जो है 7वीं अनुसूची में शामिल है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये किस अनुसूचियों में बताया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में बताई गई है। जैसे आप नीचे कुछ और देख रहे हैं, 10वीं अनुसूची जो है दल-बदल प्रणाली से संबंधित है। 7वीं अनुसूची इसमें बताया गया है संघ सूची होगी, एक राज्य सूची होगी और एक समवर्ती सूची होगी। 8वीं अनुसूची जो है वो राजभाषाओं से संबंधित है। हमारे भारत देश में किस तरह की राजभाषाएँ मौजूद है। और फिर उसके बाद है 12वीं अनुसूची जो कि नगरपालिका और शहरी स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। तो आप याद रखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था, 8वीं अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वें संशोधन में सिंधी को और 22वें संविधान संशोधन ऐसे करते-करते कुछ संविधान संशोधन होते हैं जिसमें कि ये 14 भाषाएँ जो थी वो बढ़कर 22 भाषाओं के रूप में जो है जुड़ गई। तो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी, फिर समय-समय पे इसमें संशोधन होते गए और इस संशोधन के बाद ये 22 भाषाएँ हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो कितने भाग में समूहबद्ध किया गया है? तो ये आपको पता होगा, ये 22 भागों में जो है इसे ऐड किया गया है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि 22 भाग कौन-कौन से होते हैं। इसी तरह आप याद रखेंगे कि कितने भागों में इसे बाँटा गया है। तो अनुच्छेद को 22 भागों में बाँटा गया है, 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ और ये 25 भाग संबंधित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। तो अभी जो पहले आर्टिकल था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, पर अब इसमें 25 भाग हो गए हैं और फिर अनुच्छेद 395 से ज़्यादा हो गए हैं और जो है हमारी सूचियाँ हो गई हैं कितनी? तो हमारी टोटल सूचियाँ हो गई 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, पर अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में डैश भाग और अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में आपसे पूछा गया है कितने भाग और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि मूल संविधान में जो है 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधन होने के 3 नए भाग इसमें और जोड़े गए और वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो किस सूचियों में दर्शाया गया है? 3 सूचियों में दर्शाया गया है। तो 3 सूची जो है आपने याद रखा होगा कि किस बारे में बताता है। पहला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है अनुच्छेद 279 ए इसमें किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 279 ए ये किससे संबंधित है? ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है।
तो आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्ति और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी शामिल है। इसका गठन 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस विशेषताओं के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधित्व के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार का संसदीय स्वरूप। तो सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन में एक प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। जैसे कि आप इसे देख पा रहे होंगे कि सरकार के संसदीय स्वरूप के कारण भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है। शक्तियों का पृथक्करण संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधित्व के निर्वाचन में एक प्रत्यक्ष भूमिका है? सरकार की संसदीय स्वरूप के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूची जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति का प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 341। तो ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 341 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूची जातियों की शक्ति सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आप देख रहे होंगे। इसमें पहला जो आर्टिकल है 43, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि। तो ये आर्टिकल 43 जो है मजदूरों से रिलेटेड है। उनकी मजदूरी अच्छे से हो और उन्हें टाइम पे पैसा मिले और उनका जीवन स्तर भी ठीक से चले, वो ज़्यादा काम ना करे। तो आर्टिकल 43 इससे रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 200 है जो कि रिलेटेड है किससे? राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार। तो ये आर्टिकल है राज्यपाल से रिलेटेड है। फिर अगला आर्टिकल है 241, तो ये किससे रिलेटेड है? इस संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है जो कि है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 72 संबंधित है किससे? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों से। तो आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या फिर सजा में कमी कर सकते हैं? तो ये मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है आर्टिकल 72 हो जाएगा। तो आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, फांसी की सजा टाल सकते हैं या उसकी सजा में कमी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची को ही कंकरेंट लिस्ट कहते हैं और इसमें कौन सा विषय आता है? तो इसमें विषय आता है वन। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में वन इसके अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, जैसा आप सभी को पता है कि पहली संघ सूची जो है संघ के अंदर आती है, राज्य सूची राज्य के अधीन होगी, समवर्ती सूची जो है इसमें संघ और राज्य दोनों ही अपना-अपना कानून बना सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान ही में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल किया है, मतलब संघ इसमें अलग कानून बना सकते हैं और राज्य इसमें अलग कानून बना सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय वाले स्कूल थोड़े अलग नियमों के अनुसार चलते हैं और राज्य के स्कूल थोड़े अलग नियमों के अनुसार चलते हैं। कुछ छुट्टियाँ उसमें होती हैं, राज्य में पर नहीं होती। जिस समय राज्य में छुट्टियाँ होती हैं, उस समय केंद्र में छुट्टियाँ नहीं होती। तो इस समय आप ऐसे देख पा रहे होंगे कि शिक्षा जो है, वो समवर्ती सूची में आती है। शिक्षा हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, तो ये समवर्ती सूची में आती है, जिसमें कि संघ अलग कानून बना सकता है और राज्य अलग कानून बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी उसी से रिलेटेड है, मतलब देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये मैंने आपको बताया, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इसमें से किससे विकल्प से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो बताता है हमें जो हमारा जीने का अधिकार है, जो राइट टू लाइफ है, वो हमें बताता है आर्टिकल 21। तो ये आप याद रखेंगे और ये हमारा ऐसा आर्टिकल है जो आपातकाल लगने पर भी निरस्त नहीं किया जा सकता। तो ये आप याद रखेंगे, राइट टू लाइफ या जीने का अधिकार। अगला क्वेश्चन भी सेम है,
आप देख पा रहे होंगे राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि जीने का अधिकार 21 के अनुच्छेद में आता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है अब 21 ए, तो 21 ए का उल्लेख किस में है, तो आप बताएंगे कि 21 ए है शिक्षा का अधिकार, 21 में है अनुच्छेद 21 में है जीने का अधिकार और 21 ए में है शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार अभी मैंने आपको बताया 21 ए में संबंधित है, अनुच्छेद 21 ए में। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है, तो व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है किसके अनुसार, अनुच्छेद 21 के अनुसार, मतलब कि हमें जीने जीवन का आसार है, हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान होती है अनुच्छेद 21 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीवन जीने का अधिकार ई किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये 20 और 21 ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, सेम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो आपातकाल के समय भी जो है निलंबित नहीं होते, तो आर्टिकल 20 और 21 हैं, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं हो सकते आपातकाल के दौरान, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार में से एक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदागर कौन थे, तो आर्टिकल 370 के मुख्य जो है मसौदागर कौन थे, तो ये थे हमारे एन गोपाल स्वामी अयंगार, तो 370 की प्रमुख कमेटी बनी थी, तो उसके जो है प्रमुख कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगार थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान को निर्देशित किया गया है, कि ये आर्टिकल हो जाएगा 43, तो आर्टिकल 43 में जो है मजदूरों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा आर्टिकल जो कि है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को निर्देशित करता है, तो ये है हमारा आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 51 जो है इस बारे में बात करता है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी का भेदभाव न हो। फिर आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार अनिवार्य है और 44 से संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, पहले ये जो है हमारा मूल अधिकार था। और अनुच्छेद 14 जो है वो विधि की समक्ष समता और तथा विधियों का समान संरक्षण है, तो सबको समान तौर पे अवसर दिया जाएगा, विधि के समक्ष समानता होगी, मतलब कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं होगा, सबको कानून के अंदर में रह के काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसे अच्छे से याद रखें कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी डैश से संबंधित है, तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये संबंधित है सहकारी समितियों से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी एनटीपीसी की एग्जाम्स में आया था, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी 43 बी का पार्ट किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियों से ये संबंधित है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, तो आज का हमारा ये आप देख पा रहे हो कि आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि है भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, तो इसमें व्यक्त किया गया है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, तो अनुच्छेद 30 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायालय उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 200 के तहत दिया गया है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अनुसार सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं कि आपके अधिकार में कुछ भी हनन होता है, मौलिक अधिकार में कोई भी राइट आपसे छीना जाता है, तो आप इन दोनों आर्टिकल के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अनुसार जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये दोनों अनुच्छेद के अनुसार आपको वहाँ पे न्याय मिल सकता है।
तो उम्मीद है आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।